Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the part number 8, chapter number 1, some basic concept of chemistry. This is the last part of this chapter. Now, here, in last topic, I will just like to explain you stoichiometric of chemical reaction. क्या होती है stoichiometric of chemical reaction, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे जो स्टाइचोमेट्री का मतलब क्या है पहले उसको हमें समझना पड़ेगा। स्टाइचोमेट्री जो होती है इसका मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टर और प्रोडक्ट कितना है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, इसका जो रिलेशनशिप होता है वो स्टाइचोमेट्री एक खास ब्रांच है केमिस्ट्री की, स्टाइचोमेट्री केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, जिसमें हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में एक स्टाइचोमेट्री का हमारा जो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएगा हमें जो प्रैक्टिकल्स, राइट। तो इसमें ज़्यादातर स्टाइचोमेट्री का यूज़ होता है। तो इसमें क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटेटिव का जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो स्टाइचोमेट्री हमें बताती है। अब it is based on the fact that the stoichiometric coefficient in a chemical reaction can be taken as the number of moles of each substance. अब हम जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम जो आगे जितने भी नंबर दिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2 के आगे 1 दिया है, H2 के आगे 3 दिया है, NH3 अमोनिया के आगे 2 दिया है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है एक खास केमिकल रिएक्शन में, वो होता है जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं, वो A1 मोल है, A3 मोल है हाइड्रोजन, अमोनिया 2 मोल है, राइट। तो इसको ही हम स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, बराबर है। तो दो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप जितना हो सके जल्दी सिंपली उसको याद रखने की कोशिश। स्टाइचोमेट्री का मतलब एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा, स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं उस नंबर्स को ही स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल सिंपल दिया है, हेबर्स प्रोसेस दिए है जिसमें अमोनिया को प्रोडक्शन होता है, जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन लगता है एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, जबकि 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लगते हैं, सभी गैसेस स्टेट में हैं और हमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के मिलते हैं। हेबर प्रोसेस है जो अमोनिया बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसका 12th स्टैंडर्ड में आप स्टडी करेंगे। एक मॉलिक्यूल लिया नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स लिया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स मिले, राइट। इसी तरह से अगर इसको मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लेना है तो हमें पता है 1 मॉलिक्यूल जैसे हम देते हैं उसको अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 10⁻23, देखो सभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोल हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 मोल। जैसे यहाँ पे 1 को इतने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मोल क्वांटिटी, 3 को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 मोल्स, 2 को हमने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 मोल्स, मतलब यही नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग मोलर मासेस। तो इनका मोलर मासेस भी ले लो, जैसे 1 मोल नाइट्रोजन है तो 28 है, फिर इसी का 6, क्यों, क्योंकि 3 है, 3 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू H2 मतलब 2 हो गए, राइट। तो इस हिसाब से 3 मल्टीप्लाई 2, अमोनिया है 2 मल्टीप्लाई NH3 का कितना आएगा 17, NH3 नाइट्रोजन का आता है आपका, देख लो NH3 14 एटॉमिक मास और 3 हाइड्रोजन 3, 14 + 3 17 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अमोनिया, और ये 2 मोल है इसलिए 2 × 17 दैट इज 34 ग्राम। ये हो गए मोलर मासेस, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स। अब ये सब चीज़ें क्या बता रही हमें, तो देख लीजिए आगे का कंसेप्ट दिया है उन्होंने। नेक्स्ट इज हियर, दस फॉर द स्टाइचोमेट्रिक, अगर हमें कोई स्टाइचोमेट्रिक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, दस फॉर स्टाइचोमेट्रिक कैलकुलेशन वी हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन फर्स्ट। पहले केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बैलेंसिंग इट, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स द स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड दिस गिव द प्रोपोर्शन बाय मोल्स। तो देख लीजिए भाई, हमने यहाँ पे पहले हेबर प्रोसेस में N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 बैलेंस किया हुआ केमिकल इक्वेशन है हमारा,
बराबर है। बाद में उन्होंने इसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने के बाद उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और नंबर ऑफ मोल्स ही हमें क्या देते हैं उसके, दैट इज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, दैट इज केमिकल इक्वेशन। इज अ, क्या होता है केमिकल इक्वेशन? इट इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट। If I want to just define chemical equation, what is chemical equation? There are so many definitions. You can say that chemical equation is a change, chemical change in whatever that substance is going to react. बराबर है, ए भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, कोई भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना है, तो एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशन का। मतलब एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन? एक केमिकल चेंज का, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट। मतलब वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम जो भी केमिकल चेंज का हो रहा है, राइट? लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल चाहिए, कुछ फॉर्मूला चाहिए। सपोज यहाँ पे N2+3H2 गिविंग 2NH3 है, हम सिर्फ बोलेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ और अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर उसको मुझे ऑन द पेपर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास नाइट्रोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए। चलो भाई, नाइट्रोजन को लिखते हैं गैस फॉर्म में N2, ए हो गया सिंबल और उसका फॉर्मूला, राइट? हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, राइट? ए हो गया सिंबल, उसका फॉर्मूला। और अमोनिया को लिखते हैं NH3, बराबर है। अब उसको बैलेंस द इक्वेशन भी करना पड़ेगा हमें, कि एक नाइट्रोजन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया का बनता है। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसके बीच का? केमिकल चेंज। हाँ भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने केमिकल चेंज करके अमोनिया बनाया, और उसको हम एक सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो कौन सी चीज़ें हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है? तो सबसे पहले क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब एक क्वांटिटेटिव तो बोलती है, क्वालिटेटिव कैसे? तो भाई हमें पता तो चलता है ना कि कौन से रिएक्टर और प्रोडक्ट्स जो इन्वॉल्व हुए उस केमिकल इक्वेशन में, उनके नाम से हमें पता चलता है उसकी, बराबर। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इनके हमें क्वालिटेटिव पता चले कि भाई इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो हमें उसकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, क्वांटिटेटिव भी पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, बराबर है, और उनके मासेस भी पता चलते हैं। मोल्स पता चल गया तो मास भी पता चलेगा, और वॉल्यूम भी हमें पता चलता है। मतलब एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उससे वो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। सपोज यहाँ पे CH4 मीथेन गैस ले रही हूँ, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, मीन्स बर्निंग ऑफ द मीथेन गैस बोल लो आप। तो मीथेन गैस जब बर्न होगा ऑक्सीजन में, तो हमें कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर मॉइस्चर मिलता है। मीन्स हियर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलते हैं। तो 1 molecule of methane react with 2 molecule of oxygen give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water। बराबर है, एक इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें? सेकंड इंफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ, हाँ भाई मोल भी है, बराबर है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिविंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ व्हाट? 2 मोल ऑफ वाटर, राइट। इस तरह से ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली। नेक्स्ट थिंग वी गेट 16 ग्राम मीथेन, मोलर मास लिया हमने, देखो कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन, 12 + 4 16 ग्राम मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 × 2 ऑक्सीजन है तो 32,
इंटू 2 मतलब 64 ग्राम। तो आप बोलोगे 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मल्टीप्लाई 18 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये हो गया मोलर मास के फॉर्म में। अब मोलर वॉल्यूम के फॉर्म में भी ले लो। 1 मोल मीथेन है मीन्स 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल है। 2 मोल होने के कारण 2 मल्टीप्लाई 22.4 मीन्स 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 दैट इज 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर। क्योंकि 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाई वो लेना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई एट एनटीपी। तो देख लीजिए एक नेक्स्ट कंसेप्ट दिया है यहाँ पे, तो एक चीज़ आपकी हो गई। तो इस तरह से मैंने आपको 22 पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया और दूसरा था आपका 44.8 लीटर ऑफ दैट वन वाटर। तो ये चीज़ें केमिकल इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट? द रिएक्टेंट और रिएजेंट which get completely consumed in a reaction is called limiting reagent। जो reagent या reactant completely consume मतलब पूरा का पूरा उसका यूज़ हो जाता है या पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट मिलेंगे। दैट ट्वाइस H2 प्लस O2 गिविंग ट्वाइस H2O। देखो एक रिएक्शन दी है वाटर बनने की जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिल रहे हैं। ऊपर की रिएक्शन में इन अबो रिएक्शन वी फाइंड दैट व्हाट इज दैट 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ, इफ अगर हम समझते हैं इफ नॉट एक्चुअली हैपनिंग, इफ 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल लेते ऑक्सीजन के, देन ओनली 1 मोल ऑफ O2 विल यूज, क्योंकि यहाँ पे 2:1 है रेशो रिएक्शन का। अगर यहाँ 1 की जगह 2 ऑक्सीजन भी ले लेते हम तो भी 1 मोल ही आपके ऑक्सीजन का यूज होता। 1 मोल ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट ओवर, 1 मोल ऐसे के वैसा रह जाता, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा का पूरा यूज हो गया, बराबर है। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि जो रिएजेंट या रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है कोई भी रिएक्शन में, हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, बराबर है। और जो ज़्यादा लेफ्ट रहता है मतलब रिएक्शन हो जाने के बाद लेफ्ट रहता है, उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। चलो भाई अब रिएक्शन की बात करते हैं थोड़ी, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रिएक्शन इन अ सॉल्यूशंस, हमें पता है भाई कोई भी सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं कि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बहुत सारी रिएक्शन जो होती है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट। नाउ हियर the amount of solute present in a given quantity of the solvent या solution, जो भी amount of solute है, जो भी हमें दिया हुआ in a given amount of solute, solvents and solution, the amount of solute which is present in the given amount of solvent या solution, it is expressed in form ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसे कॉन्सेंट्रेशन में हम एक्सप्रेस करते हैं कि इतनी अमाउंट सोल्यूट की उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में है। तो अब एक कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 4 तरीके हैं। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग 4 वेज। एक मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा आता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड लास्ट है मोल फ्रैक्शन। इन 4 तरीके से हम कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलो भाई पहला वाला लेते हैं। व्हाट इज दैट? फर्स्ट मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज क्या बोलते हैं? कोई भी मास परसेंटेज निकालने के लिए उस सोल्यूट का मास पता होना चाहिए, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन उस सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए इनटू 100, उसे पता चलेगा हमें मास परसेंटेज कितना है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। सो मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। या फिर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, वॉल्यूम परसेंटेज एक्सप्रेस करने के लिए वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, यू कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. सो मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. वॉल्यूम परसेंटेज के लिए वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. तो ए हो गया मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज से हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारा जिसको m/m परसेंट बोलते हैं या v/v परसेंटेज भी बोला जाता है. सेकंड है मोलैरिटी. मोलैरिटी बोला है मीन्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है हमें. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दिया है उसका वॉल्यूम ले लो वो भी लीटर में, राइट, जिससे हमें पता चलेगा मोलैरिटी. सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी तरीका है, दिया होता है या फिर निकाल भी सकते हैं. अब थर्ड आता है आपका मोलैरिटी. मोलैरिटी लीटी है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. याद रखो मोलैरिटी में हमने जो नीचे वाला जो वॉल्यूम लिया वो सॉल्यूशन का लिया, जबकि मोलैरिटी में हम सिर्फ सॉल्वेंट को लेंगे, ऊपर सॉल्यूशन लिया था. हियर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बट हाउ वेयर प्रेजेंट इन 1 kg, ये भी मास लिया है 1 kg of solvent. So number of moles of solute upon mass of solvent in kg which is called molality small m. अब लास्ट टॉपिक आता है दैट इज द मोल फ्रैक्शन. क्या होता है भाई मोल फ्रैक्शन, देख लो. मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? It is defined as the ratio of the number of moles. It is the ratio of the number of the moles of a particular component to the total number of moles of the solution. Mole fraction मतलब एक ऐसा रेशो, इट इज द रेशो ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट. एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले उसका हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. वो दो, सपोज कि मैं एक सॉल्यूशन लेती हूँ जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से बना हुआ है. चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर कंपोनेंट ए के लिए Na और कंपोनेंट बी के लिए Nb, ए नंबर ऑफ मोल्स आए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे करेंगे एक्सप्रेस? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए x लिखेंगे और यहाँ पे छोटा वाला ए यहाँ पे सफिक्स में, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए that is number of moles of component A divided total number of moles of the solution. मतलब A और B से बनाए हो तो नेचुरली A आएगा. इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालेंगे? सो दे हैव गिवन द फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ B is equal to number of moles of the component B, that is Nb, upon total number of moles of that solution. और वो दो चीज़ों से बना है Na plus Nb. This is the end of the chapter number 1. Hope you all understand this chapter. If you have any query or any problem, please give me in comments any suggestions, and please subscribe my channel Chemistry World by Vandana. We will start tomorrow the next chapter, right? Atomic structure. Thank you.